दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक कहाँ तक उचित बैठता है या कहाँ तक नहीं बैठता है। यानी नाटक के तत्व होते हैं, यानी कोई भी रचना होती है उसके लिए कुछ नियम होते हैं, कुछ बातें होती है, वो जरूरी होती है। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक नाटक के तत्वों की दृष्टि से तो तत्व की दृष्टि से हम ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ते हैं। यानी कोई भी रचना होती है, सबसे पहले उसकी कथा वस्तु होती है, कथा वस्तु या कथानक। तो इस नाटक की जो कथा वस्तु है वो रामगुप्त और सकराज के विषय में है, और इसमें ध्रुव स्वामिनी को नायिका के रूप में दर्शाया गया है, चंद्रगुप्त को नायक के रूप में दर्शाया गया है। और इन दोनों के बीच में यानी किस प्रकार से प्रेम होता है और किस प्रकार से ये अपने प्रेम को प्राप्त कर लेते हैं, और इनके रास्ते में कौन कौन बाधा बन करके खड़ा होता है, यानी कौन इस नाटक में खलनायक की भूमिका निभा रहा है। तो ये सारा घटनाक्रम इंटरेस्टेड होना चाहिए, यानी एक मनोरंजन से परिपूर्ण भी होना चाहिए, शिक्षाप्रद भी होना चाहिए। वो सारी बातें जयशंकर प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में डालने की कोशिश की है। और अंत में नायक और नायिका को अंतिम फल का भोगता भी दर्शाया है, जैसे ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त से मोक्ष प्राप्त करते हुए और चंद्रगुप्त को अपने अधिकार प्राप्त करते हुए दर्शाया है। यानी जो उद्देश्य इन्होंने लिया है वो उद्देश्य इन्होंने अपनी कथा वस्तु में पूर्ण होता हुआ दर्शाया है। यानी कथानक की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक अपने आप में उचित जान पड़ता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का एक श्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में प्रसाद जी की निर्दोष नाट्य कला के दर्शन होते हैं। यानी इससे पहले प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं वो नाटक रंगमंचयता की दृष्टि से या तत्वों की दृष्टि से उचित नहीं थे, सही और सटीक नहीं बैठते थे। लेकिन ये नाटक कथा वस्तु की दृष्टि से या जितने भी तत्व होते हैं उन सभी तत्वों को सही और सटीक तरीके से निभाता हुआ जान पड़ता है। यह नाटक रंगमंच एवं कलात्मकता दोनों ही दृष्टियों से श्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक की कथा ऐतिहासिक होते हुए भी सरस एवं स्पष्ट है। यानी कुछ एक ऐतिहासिकता ली गई है और कुछ एक इसमें काल्पनिकता का प्रयोग भी इन्होंने किया है। अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हुए नाटक को और अधिक आकर्षक बनाने की भरसक कोशिश की है। नायिका के नाम पर नामित यह नाटक कल्पना और इतिहास का सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस नाटक को पढ़ने के पश्चात नाटक के तत्वों के आधार पर इसकी जो विशेषताएं उभर कर आती है वो इस प्रकार से है। सबसे पहली है कथानक। कथानक यानी कथा वस्तु, यानी सबसे पहले मैटर क्या है, स्टोरी क्या है। तो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मनोरंजन करने वाली है। और जब पाठक या दर्शक देखते हैं और पाठक पढ़ते हैं तो एक जिज्ञासा या कौतूहल पाठकों के हृदय में या दर्शकों के हृदय में उत्पन्न होता है कि हाँ अब ये हुआ है, आगे क्या होने वाला है, अब ये हुआ है, आगे क्या होने वाला है। यानी जानने की इच्छा है वो जागृत होती रहती है। ध्रुव स्वामिनी का मूल कथानक ऐतिहासिक है, पर प्रसाद जी ने इसमें अपनी कल्पना के कई रंग भर दिए हैं। लेखक ने इसके कथानक का मुख्य आधार गुप्त वंश को बनाया है, साथ ही कल्पना द्वारा कई रोचक प्रश्नों की सृष्टि भी की है। नाटक के कथानक का आरंभ गुप्त वधू ध्रुव स्वामिनी के युद्ध शिविर में प्रवेश से होता है। वहां वह अपनी दासी के समक्ष अपने पति रामगुप्त के प्रति उसकी दुष्प्रवृत्तियों के चलते उपेक्षा तथा कुमार चंद्रगुप्त के सहृदय व्यवहार के कारण उसके प्रति आकर्षण के भाव प्रकट करती है। उसी समय रामगुप्त को यह सूचना मिलती है कि सकराज ने उसको दोनों ओर से घेर लिया है तथा संधि के बदले वह ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्रियों की मांग करता है। कायर रामगुप्त सकराज का यह घृणित प्रस्ताव मानने को तैयार है, क्योंकि इससे वह अंदर के और बाहर के दोनों दुश्मनों से बचने की कोशिश करता है। अंदर का शत्रु वो ध्रुव स्वामिनी को मानता है और बाहर का वो सकराज है। तो इन दोनों से वो बचने की कोशिश करता है, यानी एक तीर से दो शिकार करने की सोचता है। परंतु चंद्रगुप्त, जिसने पारिवारिक कलह के डर से अपने सभी अधिकार यहाँ तक कि अपनी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी को भी त्याग दिया था, इस अवसर पर न केवल ध्रुव स्वामिनी की मर्यादा की रक्षा करता है बल्कि सकराज को मार देता है तथा अपने अधिकारों की बात राजसभा में उठाता है।
दूसरी ओर इस घटना के पश्चात ध्रुव स्वामिनी भी काय रामगुप्त के साथ नहीं रहना चाहती। नाटक के अंत में धर्म परिषद के निर्णय के कारण दोनों का तलाक हो जाता है तथा चंद्रगुप्त व ध्रुव स्वामिनी एक हो जाती हैं। इस अवसर पर रामगुप्त एक सामंत द्वारा मारा जाता है। इस प्रकार इस नाटक का कथानक अत्यंत संक्षिप्त, कौतूहलपूर्ण एवं नाटकीय है। घटनाओं से भरपूर यह नाटक 3 अंकों में समाप्य है। इसकी कथा में हर समय हलचल और सक्रियता का वातावरण बना रहता है। लेखक ने इसमें इतिहास से इतर कुछ प्रसंगों जैसे खड्गधारिणी प्रसंग, मंदाकिनी प्रसंग, सक्राज कोमा प्रसंग, सामंत कुमार द्वारा रामगुप्त की हत्या, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों का शक दुर्ग में जाने का समावेश कर इसमें अपनी कल्पना के रंग भर दिए हैं, जिससे इसका कथानक और अधिक सजीव हो उठा है। यानी ऐतिहासिक होते हुए साथ साथ इसमें कुछ एक काल्पनिकता का प्रयोग करके भी जयशंकर प्रसाद ने नाटक को आकर्षण से परिपूर्ण बनाया है। नंबर 2 है पात्र और चरित्र चित्रण। यानी एक तो नाटक है वो पात्रों से ही ज्यादा आकर्षक बनता है। यानी पात्र है वो अच्छे चित्रित किए जाते हैं या पात्रों का चरित्र अच्छे प्रकार से दिखाया जाता है तो ही नाटक सफल होते हैं। तो जैसे इसमें ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त को नायक और नायिका के रूप में दर्शाया गया है, तो इनके अंदर वो सारे गुण इन्होंने विद्यमान किए हैं जो एक अच्छे नायक और नायिका में होने चाहिए। उसी प्रकार से शिखर स्वामी, सकराज और रामगुप्त को इन्होंने खलनायक के रूप में प्रदर्शित किया है। तो खलनायक के अंदर जो विशेषताएं होती है, जो गुण होते हैं, वो सारे इन्होंने उनके अंदर दिखाने की कोशिश की है। और दूसरी बात, इसमें पात्र है वो ज्यादा नहीं है, यानी 8-9 पात्र है। 8-9 पात्र है तो पाठक जब इसको पढ़ते हैं और दर्शक जब इसको देखते हैं तो उनको आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे ज्यादा सारे पात्रों की भीड़ होती है तो नाटक को समझने में या किसी भी बात को समझने में कुछ परेशानी अवश्य होती है। तो इसके अंदर जो पात्र लिए हैं वो भी सीमित लिए हैं और एक आकर्षण से परिपूर्ण लिए हैं। तो पात्रों की दृष्टि से भी नाटकीयता तब है वो सही और उचित बैठता है। किसी भी नाटक की सफलता में उसके पात्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है। पात्रों के द्वारा ही नाटककार अपने भावों की अभिव्यक्ति पाठक तक पहुंचाता है। नाटक की सफलता के लिए नाटक में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए ताकि एक आम पाठक उसको समझ सके। पात्रों की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक कहा जा सकता है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की भांति इसमें पात्रों की भीड़ नहीं है। यानी प्रसाद जी ने अन्य जो नाटक बनाए हैं उनके अंदर बहुत सारे पात्र ले लिए थे, लेकिन ध्रुव स्वामिनी नाटक में उन्होंने 8-9 पात्र लिए हैं। इसमें मुख्य पात्र है ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज, कोमा, मंदाकिनी व मिहिरदेव आदि। प्रसाद जी ने इन सब का चरित्र चित्रण बहुत ही सजीव एवं स्वाभाविक तरीके से किया है। चूंकि यह नाटक नायिका प्रधान नाटक है और ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है, तथा वहीं इस नाटक में आदि से अंत तक छाई रहती है। अतः लेखक ने उसके व्यक्तित्व में सुंदरता, सुकुमारता, कोमलता, नारी की व्यवस्था, नारी का स्वाभिमान, साहस, वीरता आदि नायकोचित गुणों को उभारा है। इसी प्रकार लेखक ने चंद्रगुप्त के चरित्र को भी बहुत सुंदर अभिव्यक्ति प्रदान की है तथा उसे नायक के रूप में चित्रित किया है। यही वह पात्र है जो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर आई हुई मुसीबत को दूर करता है। इसके अलावा शिखर स्वामी, रामगुप्त व सकराज को प्रसाद जी ने खलनायक के रूप में चित्रित किया है। साथ ही प्रस्तुत नाटक में लेखक ने 2 काल्पनिक पात्रों कोमा और मंदाकिनी को भी जीवंतता प्रदान की है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चरित्र चित्रण के आधार पर भी यह एक सफल नाटक है। यानी जो भी चरित्र आ रहा है, यानी खलनायक आ रहा है, तो वो अपना एकदम अच्छे से किरदार निभाता हुआ जान पड़ता है। जो नायक है वो अच्छे से किरदार निभा रहा है और जो काल्पनिक पात्र इन्होंने लिए हैं उनका भी कर्तव्य है जयशंकर प्रसाद जी ने सही दिखाया है। अगला है कथोपकथन। कथोपकथन का मतलब है आपसी संवाद या वार्तालाप। यानी नाटक में जो कथा वस्तु आगे बढ़ती है वो आपसी संवाद के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। एक दूसरे का आपस में वार्तालाप होता है, तो इससे ही कहानी हमें आगे बढ़ती हुई जान पड़ती है। प्रवाह मेहता का गुण संवाद के माध्यम से ही नाटकों के अंदर आता है। तो कथोपकथन की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक कैसा है? संवाद नाटक का महत्वपूर्ण तत्व होता है।
संवादों के माध्यम से ही लेखक अपने कथानक को गति प्रदान करता है तथा पात्रों का चरित्र विश्लेषण भी करता है। जब हम ध्रुव स्वामिनी नाटक का संवादों के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि इस दृष्टि से यह नाटक अत्यंत सफल है। इस नाटक में संवाद अत्यंत सरल, सहज एवं स्वाभाविक है, यानी ज्यादा मुश्किल शब्दों का प्रयोग नहीं किया है और ज्यादा लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया है, जिससे पाठक को या दर्शक को समझने में आसानी हो रही है। प्रसाद जी ने छोटे छोटे रोचक वाक्य प्रयोग किए हैं, तभी संवाद भावानुकूल एवं पात्रानुकूल है। लेखक ने कहीं भी संवादों का विस्तार नहीं किया। हाँ, लेखक ने एक दो जगह लंबे स्वगत दिए हैं। स्वगत होता है यानी अपने आप से ही बातें करना, यानी जहाँ पर पात्रों के हृदय में अंतर्द्वंद मचा हुआ है वहां पर उन्होंने लंबे लंबे स्वगत यानी मन के अंदर चलने वाली बातों को चित्रित किया है। जैसे द्वितीय अंक के आरंभ में कोमा का स्वगत भाषण उसके आंतरिक भावों तथा उसकी परिस्थितियों को स्पष्ट करता है। नाटक के कुछ संवाद इस प्रकार से हैं। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। रामगुप्त, क्या कुछ सहायता भी मांग रहा है? शिखर स्वामी गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। यानी इस प्रकार से आपसी संवाद से नाटक है वो आकर्षक बनता है। तो इस तत्व की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी नाटक सही और उचित जान पड़ता है। अगला है देश काल और वातावरण, यानी इस नाटक में जिस समय का वर्णन किया है 375 ईस्वी से 380 ईस्वी तक का वर्णन किया है, तो उस समय देश का वातावरण कैसा था, यातायात के कौन से साधन थे, आपस में वार्तालाप के लिए या संदेश के रूप में कैसे लोगों को भेजा जाता था, या फिर राजा लोग किस प्रकार की वेशभूषा धारण करते थे और कैसी कैसी बातों के लिए आपस में वो दुश्मनी पाल लेते थे। वो सारा वातावरण यानी तत्कालीन वातावरण और देश काल उस समय का कैसा था, तो वो सारा भी जयशंकर प्रसाद जी ने इसमें दर्शाने की कोशिश की है। जैसे संदेश वाहक के रूप में यहाँ पर खिंगिल को भेजा गया है। यदि इस नाटक में जयशंकर प्रसाद जी मोबाइल फोन का यूज करते हुए दिखा देते तो उचित नहीं लगता, सही नहीं लगता, क्योंकि उस समय मोबाइल फोन थे ही नहीं। और यातायात के साधन के रूप में मोटर कार गाड़ियां इत्यादि दिखा देते तो वो भी सही और उचित नहीं जान पड़ता था। वो राजा है वो मनोरंजन के साधन के रूप में जैसे नाचने वाली औरतों को बोनो हिंटो इत्यादि का प्रयोग करता था। यदि इसकी जगह मूवी वगैरह या थिएटर वगैरह उसके राजभवन में दर्शा देते तो वो भी उचित नाम दिखाई देता। तो देश काल और वातावरण की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी नाटक सही और उचित जान पड़ता है। देश काल और वातावरण नाटक का एक प्रमुख तत्व होता है। लेखक समय और स्थान के यथा योग्य वर्णन के द्वारा ही नाटक को प्रभावशाली बनाता है। इससे ही नाटक में सजीवता आती है। देश काल और वातावरण के अंतर्गत लेखक नाटक के समय, नाटक के पात्रों की वेशभूषा, उनकी भाषा, उनके रहन सहन, तत्कालीन रीति रिवाज, आवागमन के साधनों इत्यादि का वर्णन करता है। ऐतिहासिक नाटकों में देश काल और वातावरण का वर्णन करते समय लेखक को विशेष सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसकी कथा समय व स्थान का पाठक को पूर्व ज्ञान होता है। प्रसाद जी का यह नाटक गुप्त वंश से संबंधित है, जिसका समय सन 375 ईस्वी से 380 ईस्वी है। इस नाटक में लेखक ने उस युग के दाव पेचों के अतिरिक्त धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताओं और राज परिवारों की आंतरिक कलह का वर्णन किया है। लेखक ने नाटक में तत्कालीन वातावरण की सृष्टि करने हेतु गुप्तकालीन शब्दावली, वेशभूषा, शिविरों की सजावट, युद्ध शिविर, पात्रों के नाम, उनके अस्त्र शस्त्र, रीति रिवाज आदि का वर्णन किया है। इससे तत्कालीन वातावरण सजीव हो उठता है। यानी जैसे अस्त्र शस्त्रों के रूप में जैसे इन्होंने तलवार, कटार इत्यादि का ही प्रयोग किया ना, तो वो उस वातावरण के अनुसार ही इन्होंने किया है, तो सही और उचित जान पड़ता है इस दृष्टि से भी ये। अगला है संकलन त्रय, यानी 3 बातों का संकलन है वो नाटक के अंदर होता है। स्थान, समय और कार्य। इसमें स्थान गुप्तवंश और उसका सकराज के शिविर का दर्शाया गया है। समय है वो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं दिखाया गया है। 5 साल के समय को 1 रात्रि और 1 दिन के अंदर ही समेट दिया है। कार्य है वो ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त के अत्याचार से मुक्त करना था और चंद्रगुप्त को उसका अधिकार दिलवाना था। तो ये
इस नाटक का कार्य रहा है और इस कार्य को करने में जयशंकर प्रसाद जी ने सफलता हासिल की है। जैसे कि चंद्रगुप्त को राज सिंहासन दिलवा दिया है अंत में। इस नाटक में स्थान, समय और कार्य के संकलन का पूर्ण निर्वाह किया गया है। इस नाटक की सभी घटनाएं या तो गुप्त सम्राट के शिविर में घटित होती है या फिर सकराज के दुर्ग में, और यह संपूर्ण घटनाक्रम एक दिन रात में ही संपन्न हो जाता है। इस नाटक का मुख्य कार्य ध्रुव स्वामिनी की रामगुप्त से मुक्ति तथा चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना है। उद्देश्य, यानी उद्देश्य वाला प्रश्न हमने अलग से भी पढ़ लिया है। इनका उद्देश्य ये था कि एक राजा है वो शक्तिशाली और साहसी होना चाहिए, नारी का नारी को अधिकारों से वंचित नहीं रखना चाहिए, अनमेल विवाह के क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी इनका उद्देश्य रहा है, और त्याग और उदारता की भावना से हम किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के हृदय को भी जीत सकते हैं। प्रेम, यानी प्रेम के बल पर ही एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के नजदीक रह सकता है या उसके दिल को जीत सकता है। तो इतने सारे उदाहरण, इतने सारे उद्देश्य हैं वो जयशंकर प्रसाद जी के रहे हैं। तो इन उद्देश्य की दृष्टि से भी जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक सही और उचित जान पड़ता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें प्रसाद जी ने एक और देश के कर्णधार के रूप में रामगुप्त जैसे विलासी, मध्यपतित और कायर व्यक्ति के स्थान पर चंद्रगुप्त जैसे वीर, साहसी, कर्तव्यपरायण, उदार, निस्वार्थ व त्यागी राष्ट्र नायक की कामना की है, जो राष्ट्र को विदेशी आक्रमण और संकट से मुक्त कराने तथा उसे और शक्तिशाली बनाने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर उन्होंने नारी की स्वतंत्रता का नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करके आधुनिक नारी के उत्थान की कामना की है। ध्रुव स्वामिनी की समस्या आधुनिक नारी की समस्या है। इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक में आधुनिकता भी दिखाई देती है। इसके साथ ही प्रसाद जी ने छल, कपट, विलासिता, कायरता, हिंसा, नारी अत्याचार आदि बुरी प्रवृत्तियों के स्थान पर पवित्रता, वीरता, साहस, उदारता, त्याग, नारी के सम्मान की रक्षा आदि मानवीय प्रवृत्तियों को जगाया है। यानी प्रसाद जी का जो उद्देश्य रहा है उन उद्देश्यों में भी वो सफल सिद्ध हुए हैं। अगला है अभिनेता, यानी कोई भी नाटक होता है वो रंगमंच पर मंचित करने के लिए होता है। तो इस नाटक के अंदर रंगमंचयता की दृष्टि से सारे गुण विद्यमान है। कम से कम पात्र है, भाषा शैली है वो सरल सहज है, और दूसरा इसके अंदर जो पात्रों की संख्या है, यदि कोई अभिनय करवाना चाहता है नाटक का तो वो 8-9 व्यक्तियों से भी अभिनय करवा सकता है। और मनोरंजन के लिए जैसे गीतों की सृष्टि भी इसमें की है, संगीतात्मकता का गुण भी इसके अंदर विद्यमान है। और इसकी जो कहानी है वो ज्यादा उलझी हुई नहीं है, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। तो अभिनेता की दृष्टि से जैसे हमने अलग से प्रश्न भी पढ़ा है, और ये अलग, ये इसमें तत्व की दृष्टि से भी अभिनेता वाला गुण है। ये वही बात है जो हम रंगमंच की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ा है वही। नाटक की रचना वास्तव में अभिनय के लिए ही की जाती है। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद जी के अधिकांश नाटक इसलिए दोषयुक्त होते हैं कि वे इसमें लंबी कथा के साथ साथ उसे वे कई अंकों में लिखते हैं तथा उसमें पात्रों की संख्या भी अधिक होती थी। यही कारण था कि उन नाटकों को मंच पर मंचित करना मुश्किल हो जाया करता था। परंतु प्रस्तुत नाटक अभिनेता की दृष्टि से एक सफल नाटक है। इस नाटक में प्रसाद जी ने एक तो छोटी सी कथा को लिया है, साथ ही 3 अंकों में उसको सीमित कर दिया है। इस नाटक में लेखक ने संकलन त्रय का भी पूर्ण निर्वाह किया है, छोटे छोटे संवाद लिखे हैं तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। उनके अन्य नाटकों की तरह भाषा में कहीं पर भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। लेखक ने इस नाटक में 4 गीतों की भी रचना की है। इस प्रकार नाटक रंगमंच की दृष्टि से भी सफल नाटक है। अगला है भाषा शैली, यानी कोई भी रचना होती है यदि उसमें कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, भाषा शैली कठिन होती है, तो उस रचना को ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी ने खड़ी बोली, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और इसके साथ साथ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आम पाठक इसको समझ ना सके। जैसा कि हमने नाटक को पढ़कर समझ लिया है कि आसानी लगा है ना आपको भी, नाटक पढ़ने में आसान लगा, समझने में। यस मैम।
चल इसकी सरल सहज थी तभी आपको आसान लगा है, तो ये गुण भी किसी भी रचना में होना अति आवश्यक है। तो प्रसाद जी ने भाषा शैली भी सही सरल लिखी रखी है। कहीं पर जैसे श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है और वीर रस का भी प्रयोग किया है। जैसे कोमा और इसमें सकराज में जो प्रणय भावना है वहां पर श्रृंगारी चेष्टाएं श्रृंगारी बातें आई हैं। और ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त का जहाँ पर प्रेम उजागर होता है वहां पर श्रृंगारी बातें आई है। और जैसे चंद्रगुप्त वीरता का परिचय देता हुआ सकराज को मार गिराता है वहां पर वीर रस की उत्पत्ति हुई है। तो जैसा कि इन्होंने लिखा है, ध्रुव स्वामिनी नाटक में लेखक ने संस्कृत में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। चूंकि प्रसाद जी का संस्कृत भाषा पर असाधारण अधिकार था। आपने इनके जीवन परिचय में पढ़ा होगा कि जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी के अलावा संस्कृत, अरबी और फारसी इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। तो जिन भाषाओं का ज्ञान होता है उन भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करना स्वाभाविक हो जाता है। तो प्रसाद जी ने अपनी हिंदी रचनाओं के अंदर भी संस्कृत निशब्दावली का प्रयोग किया है। इस नाटक की भाषा में प्रसाद गुण के अतिरिक्त ओज गुण एवं माधुर्य गुण भी सर्वत्र दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी के संवादों में जहां ओज गुण का प्रयोग हुआ है वहीं कोमा द्वारा प्रयुक्त भाषा में माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। इस नाटक में लेखक ने वीर, श्रृंगार, भीभत्स व करुण आदि रसों का प्रयोग किया है। नाटक में लेखक ने स्थान स्थान पर काव्यात्मक व अलंकृत शैली एवं गीतों का प्रयोग कर अपने कवि होने का परिचय भी दिया है। प्रसाद जी के अन्य नाटकों की अपेक्षा इस नाटक की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक तथा पात्रानुकूल है। इनकी भाषा नाटक के पात्रों की मनोवृत्ति, उनके भाव विचारों और कार्य व्यापारों के सर्वथा अनुकूल है। लेखक ने अपनी भाषा को छोटे छोटे वाक्यों, तीन शब्द शक्तियों यानी तीनों शब्द शक्तियों का प्रयोग किया है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, लोकोक्तियों, मुहावरों, आप्तवाक्यों आदि के प्रयोग से अत्यंत रोचक एवं रमणीय बना दिया है। यानी जितना हो सका इनसे उन सभी आकर्षण से युक्त शैलियों का इन्होंने अपने नाटक में प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक के तत्वों के आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक है। तो तत्व की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी नाटक सफल हो गया है और रंगमंचीयता की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक है और उद्देश्य की दृष्टि से भी ध्रुव स्वामिनी नाटक एक सफल नाटक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों क्वेश्चन याद कर लेना। इनमें से बड़े भी पूछे जा सकते हैं और छोटे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यानी 3-3 या 4-4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इनमें से ही पूछे जाएंगे।